सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है हूथी, क्योंकि बाकायदा अमेरिका ने हमला किया है हूथी के ऊपर और हूथी ने पलट के कहा है कि अगर अमेरिका को लगता है कि उसके हमले से हम डर जाएंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक इजराइल फलस्तीन के साथ जुल्म करना बंद नहीं करेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और सऊदी अरबिया, जिसने लंबे समय तक हूथी से लड़ाई लड़ी है, वो अमेरिका को समझा रहा है कि भैया इनसे मत उलझो। इसके बीच एक मजेदार घटना हुई जिसमें अमेरिका ने जो शिप चोरी किया था ईरान का, ईरान ने अमेरिका से चुरा लिया। साथ में आईसीजे में जो केस चल रहा है उसको लेके इजराइल में पूरी भड़बड़ाहट मची हुई है। वहां के राइटर्स लिख रहे हैं कि यह हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और साथ ही साथ यूरोप से अब बड़ी आवाजें उठने लगी हैं फलस्तीन के समर्थन में। और भी डिटेल्स है मेरे पास, इन सारी डिटेल्स के साथ मैं हाजिर हूं। सुनते रहिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार पांडे। हमास और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध और इसके आसपास दुनिया भर में जो हलचलें मच रही हैं उन पर नए अपडेट्स लेकर आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। लेकिन शुरुआत एक अच्छी खबर से, शुरुआत एक सुकून देने वाली खबर से। मुझे लगता है कि इतनी जंग, इतनी मारकाट, इतना खून, इन सब के बीच जब कुछ अच्छी तस्वीरें मिलती हैं तो आपके बीच में मैं जरूर लेके आऊं। कल जब साउथ अफ्रीका हेग के कोर्ट में केस पेश कर रहा था, साबित कर रहा था कि इजराइल ने जो कुछ किया है वहां पर वो जेनोसाइड है, नरसंहार है, तभी गजा में इंद्रधनुष निकला। 7 रंगों का इंद्रधनुष निकला। छोटे छोटे बच्चे जो कभी अपने घरों में रहा करते थे, स्कूल जाया करते थे, आम बच्चों जैसी जिंदगी जिया करते थे, वो अपने कैंप्स में थे। जो मेक शिफ्ट कैंप बनाया गया है, इस ठंड में वो बच्चे उस कैंप में थे। अचानक उनकी नजर इंद्रधनुष पे पड़ी और ये वीडियो देखिए कि कैसे इंद्रधनुष देखकर खुश हो रहे हैं, कैसे उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो जिंदगी जितनी भी मुश्किल हो, खुश होने के बहाने मिल जाते हैं। उम्मीदें जितनी भी टूट रही हों, उम्मीदें जिंदा रखने के बहाने मिल जाते हैं। और फलस्तीन में फिलहाल ये बहाना मिला है हेग कोर्ट में। साउथ अफ्रीका ने जो पहलकदमी की है आईसीजे कोर्ट में, उस कोर्ट से सच कहूं तो आज कुछ और बोलने का मन नहीं है, सिर्फ इतना करने का मन है कि खड़ा रहूं और सैल्यूट करूं साउथ अफ्रीका को। कल मैंने ट्विटर पर लिखा था कि गांधी के देश से नेल्सन मंडेला के देश को सलाम। आप सोच के देखिए, सारी दुनिया, सभ्य दुनिया किसको कहा जाता है? शरीफ दुनिया कहा जाता है यूरोप को। माना जाता है कि यूरोप बड़ा लोकतांत्रिक और क्या 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 है। लेकिन आज जब फलस्तीन के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है तो पूरा का पूरा यूरोप खामोश बैठा है। यूरोप के हुक्मरान खामोश बैठे हैं, जनता नहीं, मैं बार बार आपको बता चुका हूं। और उसके खिलाफ पहल ली तो किसने ली? साउथ अफ्रीका ने, जिसने खुद यूरोप का रंगभेद झेला है, जिसके काले लोगों ने, अश्वेत लोगों ने कितना जुल्म झेला है यूरोप का, कहने की जरूरत नहीं है। कैसे उनकी जमीनें कब्जा कर ली गई, कैसे पूरे के पूरे अफ्रीका को लूटा अमेरिका ने और यूरोप ने, कैसे वहां के लोगों को स्लेव बनाया, दास बनाया। उनकी मेहनत से आज यूरोप और अमेरिका चमक रहे हैं। महात्मा गांधी गए थे साउथ अफ्रीका, वहां हिंदुस्तानियों के साथ जो कुछ होता था भेदभाव, उसके खिलाफ लड़कर ही वो महात्मा बने। बाद में उन्होंने वहां जो अश्वेत लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, उनके पक्ष में भी लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला ने उनसे प्रेरणा ली, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने उनसे प्रेरणा ली और लड़ाई लड़ी, जिसके बाद अपार्थाइड से वो मुक्त हुआ, रंगभेद से वो मुक्त हुआ। और यहां मैं बता दूं कि सबसे आखिर में जिन लोगों ने उस लड़ाई को समर्थन दिया, जो हमेशा उस लड़ाई के खिलाफ रहे, जो हमेशा काले लोगों पर, अश्वेत लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के साथ रहे और उसके पार्टनर रहे, वो 3 मुल्क थे, इंग्लैंड, अमेरिका और इजराइल। यानी अपार्थाइड का समर्थन तो ये करते ही रहे हैं क्योंकि इससे इनको फायदा था। साउथ अफ्रीका ने वो लड़ाई लड़ी है। साउथ अफ्रीका के नेता जानते हैं कि भेदभाव क्या होता है, उन्होंने उस भेदभाव को झेला है और आज सलाम है उनको कि ये केस वो आईसीजे में लेकर गए। सोचिए, ना कोई अरब मुल्क ये हिम्मत कर पाया, ना कोई यूरोपीय मुल्क ये हिम्मत कर पाया। ये हिम्मत की तो साउथ अफ्रीका के जांबाजों ने की और जिस तरह से वो केस रखा है। मजेदार बात आपको बताऊं, मैं बार बार कहता हूं, कई लोग कमेंट कर जाते हैं, अमेरिका और इंग्लैंड का भी अपना गोदी मीडिया है, यूरोप का भी गोदी मीडिया है। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, चाहे वो CNN हो, स्काई न्यूज हो या जो भी हो,
किसी ने कल की सुनवाई को लाइव नहीं दिखाया। सबने थोड़े बहुत पीस काट के चला दिए बस काम चलाने के लिए। हिंदुस्तान के गोदी मीडिया से तो ऐसी उम्मीद हम कर ही नहीं सकते हैं। वहां तो शायद यह खबर ही ढंग से नहीं आई। क्यों? क्योंकि अगर वो दिखाते तो सारी दुनिया को पता चल जाता कि इजराइल ने वहां क्या क्या किया है। लेकिन यह हमारा और आपका फर्ज है, जिसके चलते मैं लगातार ये वीडियोस बनाता रहता हूं, ताकि जहां तक मेरी आवाज पहुंचे लोग जाने कि वहां पर क्या चल रहा है। सिर्फ कतर का जो न्यूज चैनल है अल जजीरा, उसने इसको लाइव किया और दिन भर अपने ट्विटर पर भी इसके पोस्ट डालता रहा, वो इसके वीडियोस डालता रहा। और उनको सुनने के बाद समझ में आता है कि साउथ अफ्रीका ने किस तरह से फलस्तीन का साथ दिया है, कैसे एक एक घटना को दर्ज किया है। जो सबसे बड़ी बात वहां पे उन्होंने की है कि जो वहां के इजराइल के जो सैनिक थे, जो लोगों को मारने के बाद, घरों को तोड़ने के बाद, मस्जिदों को तोड़ने के बाद जश्न मनाते हुए अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, उन सबको कोर्ट के सामने रख दिया है। सोचिएगा, एक सैनिक इस तरह की हरकत करता है और फिर वीडियो पोस्ट करता है, यानी उसको क्या लगता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। साउथ अफ्रीका ने यही बात वहां पर कही। साउथ अफ्रीका ने कहा कि जो पूरा का पूरा खेल है, वो खेल बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा शुरू किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना भेजी और सेना के सामने भाषण दिया तो बाइबल से उदाहरण दिया एक ऐसी कौम का, कौम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, जिसके बच्चों को मार दिया गया था। एमलक कहते हैं उनको। एमलक जो एक फेथ था, उसको मानने वाले सारे लोगों को साफ कर दिया गया था, यहां तक कि उनके जानवर, उनके घर, उनके पूजा स्थल सारे के सारे बर्बाद कर दिए गए थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों से कहा था, उस एमलेक की कथा से सीखो, यानी इसका सीधा मतलब है कि जाओ और फलस्तीनियों को तबाह कर दो। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू के अपने मिनिस्टर्स ने जो बार बार ये बात कही है कि एक ही सलूशन है कि फलस्तीनी वो छोड़कर जो जगह चले जाएं। वो कहते हैं वॉलेंट्री चले जाएं, अपने मन से चले जाएं। किसी के सीने पे बंदूक लगा दो, किसी के सर पे बंदूक लगा दो और फिर कहो कि तुम अपने मन से चले जाओ। फलस्तीनियों के मन की आपने होने कहां दी है? उस कोर्ट में कहा गया कि 70 सालों से इजराइल लगातार अपार्थाइड की प्रैक्टिस कर रहा है, फलस्तीनियों के साथ भेदभाव कर रहा है, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। नकबा की बात की गई और उसको सुनना अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। कल मैंने सारा दिन उसको सुना और फिर मेरी समझ में आया कि जितना मैं जानता हूं उससे भी कहीं बहुत बहुत ज्यादा अत्याचार इजराइल के अंदर हो रहा है और इसका असर पड़ा। देखिए, मैं अपने चैनल पे व्यूज बढ़ाने के लिए ये नहीं कहूंगा कि फैसला आ जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि वहां की जो चीफ जज हैं वो अमेरिका की हैं। अमेरिका का असर कितना है पूरी दुनिया पर ये आप जानते हैं। ये डर मुझे भी है कि अगर कोर्ट से ऐसा फैसला आया कि कोर्ट ने कह दिया इजराइल ने जेनोसाइड नहीं किया है, तो इजराइल को और ज्यादा अत्याचार करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बात आप याद रखिएगा, और वो याद रखना बहुत जरूरी है, कि इसके साथ सारी दुनिया को भी समझ में आ जाएगा कि कभी कहीं कोई अत्याचार हो तो यूएन, आईसीजे या अमेरिका अत्याचार का साथ देगा, अत्याचारी का साथ नहीं देगा। पूरी दुनिया में जो इमेज खराब होगी अमेरिका और इजराइल की, जो वर्ल्ड ऑर्डर बना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस वर्ल्ड ऑर्डर पर सवालिया निशान लगेंगे अगर यह फैसला इजराइल के पक्ष में आता है। और अगर यह फैसला इजराइल के खिलाफ आता है, जिसका डर इजराइल को गहरे है, मैं एक नाम ले रहा हूं आपसे, जेरेमी शैरोन। ये इजराइल के पत्रकार हैं, इजराइल के अखबारों में, खासतौर पर द इजराइल टाइम्स में लगातार लिखते रहते हैं। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में लिखा है कि इजराइल को इस मुकदमे के फैसले से डरना चाहिए। और उसमें वो साफ लिखते हैं कि अगर यह फैसला आता है, और फैसला इतनी जल्दी नहीं आएगा, चलते हैं 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल में फैसले नहीं आ पाते हैं, लेकिन साउथ इंटरिम ऑर्डर, और अगर कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर कहा कि यहां पर सीज फायर हो, तो इजराइल सीज फायर करे ना करे, अमेरिका के लिए इजराइल को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां तक कि अगर इतना कड़ा फैसला ना आए और यही कहा जाए कि वहां राहत पहुंचने दी जाए, तो भी इजराइल के लिए यह बायस शर्म होगा और अमेरिका और यूएन को वहां पर और अधिक राहत सामग्री पहुंचाने का मौका मिलेगा। मैं बहुत मजेदार बात बताऊं कि जब से यह केस वहां गया है और केस चलना शुरू हुआ है, इजराइल के पूरे सुर बदल गए हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू ने कल प्रेस में आकर बाकायदा वीडियो बयान दिया और उसमें कहा कि गजा से फलस्तीनियों को भगाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। कल तक जो गजा को खाली कराने की बात कर रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि गजा से फलस्तीनियों को भगाने की हमारी कोई योजना नहीं है। और सिर्फ इतना नहीं, इजराइल के जो चीफ ऑफ आर्मी हैं, उन्होंने कहा कि वहां पर फलस्तीन में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन हर बात में इजराइल की हां में हां मिलाने वाला अमेरिका अब कह रहा है कि वहां पर खाने की वाकई बहुत कमी है और वहां पर राहत की सामग्री पहुंचाई जानी चाहिए। इजराइल ने कहा कि साउथ अफ्रीका जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, वो हमास का गेम खेल रहा है। अमेरिका ने कहा नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। यह ठीक बात है कि साउथ अफ्रीका ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। यह तो कहना ही है अमेरिका को, क्योंकि वो खुद दोषियों में शामिल है। यहां तक कि उसमें मांग की गई कि अमेरिका के खिलाफ भी केस चलाया जाए। लेकिन साथ में यह कहा कि यह कहना गलत होगा कि साउथ अफ्रीका हमास के साथ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल इस पूरे टाइम में पहली बार असहमत होते दिखाई दे रहे हैं। यह बताता है कि आईसीजे में जो केस लेके साउथ अफ्रीका गया है, जिसको तमाम दुनिया के दूसरे मुल्कों का भी समर्थन है, काश हिंदुस्तान ने भी समर्थन किया होता। आज अगर ये जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का हिंदुस्तान होता तो हिंदुस्तान साउथ अफ्रीका के साथ शाना बशाना कोर्ट में खड़ा होके फलस्तीनियों के अधिकार के लिए लड़ रहा होता। लेकिन ये जैसा हिंदुस्तान है, वहां तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि किसी मजलूम के साथ वो खड़ा होगा इंटरनेशनल मंच पे। खैर, साउथ अफ्रीका ने अपनी जो बात है वो पूरी रख दी है। कल साउथ अफ्रीका के सारे वकीलों ने एक के बाद एक डिटेल में सारी बात रखी, सबूत पेश किए। और जब ये बात रखी जा रही थी तो दो बड़ी मजेदार घटनाएं हो रही थी। पहली घटना यह हो रही थी कि उस कोर्ट के बाहर फलस्तीन का समर्थन करने वाले हजारों लोग जो अलग अलग मुल्कों के रहने वाले थे वो खड़े थे और सबके पास एक ही नारा था, फ्री पैलेस्टाइन, सीज फायर। और दूसरी तरफ इसके एक रात पहले, यानी परसों की रात, अब हमारी रात और उनकी रात में टाइम डिफरेंस है, लेकिन परसों की रात यानी सुबह जब यह सुनवाई होने वाली थी उसके ठीक पहले की रात वेस्ट बैंक में फलस्तीनी खड़े होते हैं। और वेस्ट बैंक में एक चौराहा है जिसका नाम नेल्सन मंडेला के नाम पर रखा गया है। उस चौराहे पे खड़े होते हैं और फलस्तीनी खड़े होकर साउथ अफ्रीका का जो राष्ट्रगीत है वो गाते हैं। आप सोचिए, विश्व बंधुत्व का कितना सुंदर दृश्य है। दो मजलूम, एक जो अपनी लड़ाई लड़के आजाद हो चुका है वो खड़ा होता है दूसरे मजलूम के साथ और दूसरा मजलूम उसको सलाम करता है उसके राष्ट्रगीत को गाकर। यह होता है विश्व बंधुत्व, यह होता है जुल्म के खिलाफ लड़ाई करना। काश, मैं बार बार कह रहा हूं, काश हमारा मुल्क भी शामिल होता तो मैं शान से खड़ा होकर कह पाता कि मैं और मेरा मुल्क दोनों खड़े हैं फलस्तीन के साथ इस जुल्म के खिलाफ। लेकिन जो नहीं है उसका क्या कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल के तौर पर तो मैं लगातार खड़ा हूं और लगातार बातें कर रहा हूं फलस्तीन के बारे में। तो कोर्ट में आज इजराइल अपना पक्ष पेश करेगा। आज बताएगा इजराइल की किस तरह से जो कुछ वो कर रहा है वो नरसंहार नहीं है। और इसमें एक मजेदार मैं बात बताऊं, आईसीजे जो कोर्ट है वो केवल स्टेट प्लेयर्स के बारे में फैसला दे सकता है, व्यक्ति के बारे में नहीं। यानी इजराइल के बारे में दे सकता है, साउथ अफ्रीका के बारे में दे सकता है, अमेरिका के बारे में, लेकिन हमास के बारे में नहीं, क्योंकि हमास स्टेट प्लेयर नहीं है। हमास को यूएन में मान्यता प्राप्त नहीं है फलस्तीन के प्रतिनिधि के रूप में, इसीलिए हमास ये केस नहीं कर सकता था। अब हमास की एट्रॉसिटीज जो है वो स्टेट की एट्रॉसिटीज नहीं मानी जाएंगी। हमास ने जो हमला किया वो सिर्फ स्टेट का हमला नहीं माना जाएगा। ऐसे में इजराइल ये नहीं कह सकता कि एक स्टेट के हमले के बदले में हमने किया। दूसरी बात ये कि जिस तरह के बच्चों के मारे जाने की तस्वीरें हैं, जिस तरह से अस्पतालों को मारे जाने की तस्वीरें हैं, उसमें इजराइल ये कह रहा है कि हमास जो है वो इन सब में शामिल था। वो घरों में था, वो अस्पतालों में था, वो कॉलेजों में था, वो हर जगह था। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमास का वहां इतना असर था, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हमास उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और इस बहाने आपने वहां के घर तबाह कर दिए, वहां के अस्पताल तबाह कर दिए, वहां के कॉलेज, वहां का लीगल स्ट्रक्चर सारा का सारा तबाह कर दिया। और सिर्फ इतना नहीं, फ्रांस के एक बड़े इतिहासकार हैं जीन पियरे फिलियू, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने प्लान तरीके से 4000 सालों का इतिहास खत्म किया है। यानी वो स्मृतियां जो बताती थी कि फलस्तीनी वहां पर सैकड़ों हजारों बरस से रह रहे थे, वहां के पुराने चर्च, वहां के पुराने मस्जिद, वहां की पुरानी बिल्डिंग्स, उनको जानबूझकर इजराइल ने
बर्बाद किया है, यह कहना है फ्रांस के हिस्टोरियन जीन पियरे फिलियू का। तो ये इन सारे आरोपों के साथ इजराइल जा रहा है जवाब देने। अब वो क्या जवाब देगा, 2-4 दिन में कोर्ट फैसला करेगा कि नहीं करेगा, इंटरिम फैसले में क्या कहेगा, यह सारा कुछ देखने वाला होगा। ये सारी बातें देखने लायक होंगी, देखने वाली होंगी, और जब डिटेल्स आएंगी तो मैं अपडेट करूंगा ही। लेकिन अभी अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं, होपिंग अगेंस्ट होप। तो उम्मीद तो मेरे भीतर है ही कि शायद इंटरनेशनल कोर्ट से, जैसे बिल्किस बानो को यहां से रियायत मिली, शायद इंटरनेशनल कोर्ट से कोई ऐसा इंटरिम फैसला आए जिससे फलस्तीनियों के ऊपर हो रहा जुल्म खत्म ना भी हो सके तो कम से कम हो, वार वहां पे खत्म हो। और एक मजेदार बात और, इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार एक बार फिर से सीज फायर की बात करने लगी है, खुल के नहीं, अंदर से। खबर यह आई है कि कतर ने एक फाइनल प्रपोजल भेजा है इजराइल के पास सीज फायर के लिए, और इजराइल से कहा है कि आपको युद्ध पूरी तरह से रोकना होगा, गजा से अपनी सेना को हटाना होगा, विच हंटिंग बंद करनी होगी, और बदले में आपके जितने अगवा किए हुए लोग हमास के पास हैं वो रिहा हो जाएंगे। अब आप मजेदार बात देखिए कि कह रहे हैं हमास पर हमारा हमला है। इतने दिनों से लड़ाई चल रही है, 3 महीने से ऊपर हो गया लड़ाई को चलते, लेकिन एक भी अगवा किए हुए अपने आदमी को इजराइल छुड़ा नहीं सका है, बल्कि 3 जो हैं वो हमास के कब्जे से जब भाग रहे थे तो उनको इजरायलियों ने ही मार दिया। तो इस जंग में किस तरह से इजराइल जीत रहा है, यह बात आप समझ सकते हैं कि एक अगवा किए आदमी को भी वो छुड़ा नहीं सका है। तो यह प्रपोजल गया है, इसमें इजराइल का यह कहना है कि हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमास को वहां से हटना होगा। हमास का यह कहना है हम वहां से नहीं हटेंगे, और इसके बदले में जो फलस्तीनी गिरफ्तार हैं उनको भी आपको रिहा करना पड़ेगा। और इसके लिए मीटिंग जो कैबिनेट की बुलाई गई जिसमें सारे लोग बैठे थे, उसमें कुछ बहुत मजेदार दृश्य हुआ। दरअसल इजराइल में जो सरकार है वो फार राइट दक्षिणपंथी और कट्टर दक्षिणपंथियों का संगठन है। बेंजामिन नेतन्याहू से भी ज्यादा बड़े दक्षिणपंथी उसमें भरे हुए हैं। बेंजामिन की पार्टी है लिकुड, और उसके साथ एक और पार्टी है नेशनल यूनिटी पार्टी। तो जब यह मीटिंग शुरू हुई तो लिकुड का एक नेता है डेविड एम्सालोम, उसने खड़े होकर कहा कि नेशनल यूनिटी पार्टी का बेनी गैन जो है वो अंदर की बातें बाहर पहुंचा रहा है। तो बेनी गैन ने कहा कि मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करा लो, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, और अंदर खूब बहस मुआइसा हुआ। यानी सरकार के अंदर भी सब अच्छा नहीं चल रहा है। आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है, और इसके बीच में सरकार के भीतर भी झगड़ा चल रहा है। युद्ध अगर बंद हो गया तो यकीन जानिए कि 1 महीने के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई रेड सी से। आप जानते हैं रेड सी लगातार मैदान जंग बना हुआ है। रेड सी में हुआ यह कि हूथी ने एक बड़ा हमला किया, लेकिन इस हमले से पहले जानना जरूरी है, आप जानते हैं अमेरिका ने बाकायदा 10-12 देशों का एक ग्रुप बनाया है हूथी का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि हूथी ने रेड सी से इजरायली जहाजों का आना जाना बंद करा दिया था। तो अब उसको लीगलाइज करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने पास प्रस्ताव करा लिया हूथी के खिलाफ। यह सब हुआ मंगलवार को, और मंगलवार की शाम, ट्यूसडे की रात ही हूथी ने एक बड़ा हमला कर दिया। यानी हूथी ने कहा कि यूएन के तुम्हारे प्रस्ताव को हम नहीं मानते। अब उसके बाद तो जो होना था वो हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन ने बाकायदा हमला किया हूथी के ऊपर। बिडेन का बयान आया, ब्लिंकन का बयान आया, सबका बयान आया, और सबने कहा कि हमने हूथी के ऊपर हमला किया है ताकि रेड सी को सेव किया जा सके। ये जो हमला हुआ था ये एक एयरबेस पे हुआ था और कुछ मिलिट्री ठिकानों पर हमला हुआ है। अब इनको लगा कि शायद हूथी इससे डर जाएगा, लेकिन हूथी का तुरंत बयान आ गया कि अगर यूएस और यूके ये समझते हैं, या यूएस और बाकी देश ये समझते हैं कि हमारे ऊपर हमला करके हमको डरा लेंगे, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जंग जारी रहेगी जब तक इजराइल फलस्तीन के ऊपर हमले नहीं रोकता। यानी आप सोचिए, लड़ाई है इजराइल से हूथी की, लेकिन अमेरिका आकर इजराइल के फेवर में लड़ाई लड़ रहा है। उसकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो हमले हो रहे हैं वो हमले बंद किए जाए, सीज फायर करा सके। लेकिन अमेरिका सीज फायर कराने की कंडीशन में नहीं है। अमेरिका सीज फायर नहीं करा पा रहा है। ब्लिंकन की फोटो छप गई टाइम्स के पन्ने पर कि ब्लिंकन जो है वो शांति के दूत हैं, और ब्लिंकन वो हैं जो लगातार इजराइल को, कांग्रेस नहीं कह रही है, वहां की संसद ने नहीं पास किया तो भी इजराइल को हथियार देने का प्रस्ताव पास करा लेते हैं। कांग्रेस को बाईपास करके वो बाकायदा इजराइल को हथियार भेजते हैं, और अब वो शांति दूत बन गए हैं।
सीज फायर की बात नहीं करेंगे लेकिन शांति दूत बन जाएंगे। ब्लिंकन खुद नहीं समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं। यह बात अलग है कि आईसीजे के दबाव में जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि गजा को खाली नहीं कराया जाएगा, गजा में फलस्तीनियों को रहने दिया जाएगा, वैसे ही ब्लिंकन भी कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट अगर बना दिया जाए, अगर 2 स्टेट सोल्यूशन में पैलेस्टीनियन स्टेट बना दिया जाए तो वहां शांति हो जाएगी। ये सब वो कह रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर अभी नहीं हो सकता। तो आप सीज फायर नहीं करा सकते, बयानवीर आप बने रहिए और बयानवीर के बेस पे टाइम्स जैसा गोदी मीडिया आपको शांति दूत बना देता है। खैर, शांति अभी मिडिल ईस्ट में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। एक बहुत मजेदार किस्सा आपको सुना के आज की बात खत्म करूंगा। हुआ यह था कि अमेरिका ने ईरान का एक जहाज जिसमें 1 मिलियन बैरल आयल भरा हुआ था, वो ईरान की मिल्कियत थी, उसको चुरा लिया था और चुरा कर वो आयल वर्ल्ड मार्केट में बेच दिया था। जी, अमेरिका ने ईरान का बाकायदा एक जहाज चुरा लिया था जिसमें तेल था और उस तेल को इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया था। आपको लगता होगा कि इतना बड़ा मुल्क कैसे करता है, लेकिन अमेरिका चोरी चकारी में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। ईरान ने उसी जहाज का नाम बदल के अमेरिका ने रख दिया था सेंट निकोलस। अब ईरान ने वो जहाज अमेरिका से चुरा लिया है, यानी अपना जहाज जो चोरी हुआ था उसको वापस हासिल कर लिया है और अमेरिका हाथ मलता रह गया है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। और इन सब के बीच यूरोप के अंदर जो हलचलें हैं, मैं बार बार बताता हूं, एक बेहद इंपॉर्टेंट हलचल है जेरेमी कॉर्बिन। जेरेमी कॉर्बिन का वो लोग नाम जानते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दखल रखते हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जेरेमी कॉर्बिन जो हैं वो यूके के एक बड़े नेता हैं और लेबर पार्टी के चीफ रहे हैं। जेरेमी कॉर्बिन ने बाकायदा एक बयान जारी किया है कि मेरा मुल्क तो इजराइल के साथ है, लेकिन मैं फलस्तीनियों का दर्द समझता हूं और फलस्तीनियों के साथ हूं। तो पॉलिटिकली जेरेमी कॉर्बिन शायद यूरोप के सबसे बड़े नेता बन गए हैं जिन्होंने सीधे सीधे आकर फलस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन साथ में कलाकार, लेखक और इस तरह के जो बड़ी हस्तियां हैं वो भी लगातार फलस्तीन का समर्थन कर रही हैं। एक बड़ी खबर यह आई है, जिस जर्मनी के जुल्म की वजह से इजरायली छोड़कर गए यूरोप को और जाकर उन्होंने फलस्तीनियों को तबाह किया, वो जर्मनी आज उन्हीं इजरायलियों के साथ खड़ा है और इस तरह से खड़ा है कि वहां पर अगर कोई फलस्तीन के पक्ष में जुलूस भी निकाले तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। जर्मनी की इस हरकत के खिलाफ दुनिया भर के 500 से ज्यादा कलाकार, फिल्म मेकर, राइटर, ये सारे लोग एक साथ आए हैं। इनको लीड कर रही हैं एनी अर्नेक्स जो नोबेल प्राइज विनर हैं। इनके साथ बहुत सारे कलाकार, लेखक और बाकी सारे लोग जुड़े हैं। इन सब लोगों ने फैसला लिया है कि जर्मनी में जो भी कल्चरल प्रोग्राम होता है वो इसका बहिष्कार करेंगे। ये आप सोचिए, हमेशा लगातार सोचिए कि जर्मनी जो खुद जालिम रहा है, जिसने यहूदियों के ऊपर जुल्म किया है, आज जब यहूदी जुल्म कर रहे हैं वहां पर फलस्तीनियों के ऊपर, ज़ायनिस्ट जब जुल्म कर रहे हैं फलस्तीनियों के ऊपर, तो वो जाकर ज़ायनिस्टों के साथ खड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि एंटी सेमिटिज्म वर्ड से इनको बहुत डर लगने लगा है। कल यूएन के एक पदाधिकारी ने बाकायदा लिखा था कि एंटी सेमिटिज्म का मतलब इजराइल की सारी बुरी हरकतों का समर्थन करना नहीं होता है। इजराइल की सारी बुरी हरकतों का अगर कोई विरोध करे तो उसको एंटी सेमिटिक नहीं कहा जा सकता है। जो फलस्तीनी है वो खुद सेमिटिक है। 3 धर्म जो है, तीनों के तीनों सेमिटिक है। यहूदी धर्म भी सेमिटिक है, इस्लाम भी सेमिटिक है, मैं डिटेल में बता चुका हूं इस बारे में, और क्रिश्चियनिटी भी सेमिटिक है। लेकिन ऐसा एक माहौल बना दिया गया है कि इजराइल की हरकतों के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको सब एंटी सेमिटिक कहने लगते हैं। और इजराइल किस तरह से सोचता है उसके लिए मैं सिर्फ एक ज़ायनिस्ट का ट्वीट आपको दिखा देता हूं। इस ट्वीट में वो लिखता है, जो आईसीजे में केस चल रहा है उसको लेकर लिखता है कि आईसीजे को बम से उड़ा देना चाहिए और भले वहां पर इजराइल का एक जज है लेकिन उसको भी बम से उड़ा देना चाहिए। साउथ अफ्रीका को बम से उड़ा देना चाहिए। यानी इनको समझ में आता है कि जो भी आपके मुखालिफ हो, जो भी आपके जुल्म का मुखालिफत करे, उसको आप बम से उड़ा दो। और ऐसी विचारधारा का जर्मनी समर्थन करता है। अपने यहां जो लोग फलस्तीन के पक्ष में खड़े होते हैं उनको जेल में डालता है। इसीलिए इन कलाकारों ने जर्मनी की मुखालिफत का तय किया और कहा कि जर्मनी में होने वाले किसी कल्चरल प्रोग्राम में हम शामिल नहीं होंगे। तो यह सारा खेल अभी चल रहा है, जंग रुकी नहीं है। हूथी के साथ अमेरिका उलझा है और सऊदी अरबिया जैसा देश जिसने हूथी के साथ लंबी लड़ाई लड़ी है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका और बाकी जो देश हैं वो थोड़ा कंट्रोल करें, वो इस वार का स्केल ना बढ़ाएं। वो जानता है कि एक तो हूथियों को इतनी आसानी से कंट्रोल करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। उन्होंने
14-15 साल लंबी लड़ाई लड़ी है सऊदी अरबिया के साथ, और सऊदी अरबिया उसको अच्छी तरह से जानता है। दूसरा, वो जानता है कि अगर यमन के साथ लड़ाई शुरू होती है तो उसकी आग पूरी मिडिल ईस्ट में पहुंचने की पूरी संभावना है। तो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त जो है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरबिया, वो अमेरिका से कह रहा है कि प्लीज आप हूथी के ऊपर इस तरह से हमला तेज ना कीजिए, यह खतरनाक हो सकता है। उधर लेबनान का आप जानते ही हैं, लेबनान और इजराइल की लड़ाई तो पहले दिन से 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार चल रही है। कभी उधर से बम आते हैं, कभी इधर से बम आते हैं। बाकी सारी चीजें मैं आपको बताता ही रहता हूं। मोटी बात यह है, आईसीजे कोर्ट का अगर फैसला फलस्तीन के पक्ष में आता है और इजराइल युद्ध रोकने पे मजबूर होता है, तब तो मिडिल ईस्ट में शांति की हम उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आईसीजे भी जाके अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा होता है तो मिडिल ईस्ट में एक लंबे युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। और अगर यह लंबी जंग हुई तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट और अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं, यह सारी दुनिया के लिए परेशान करने वाली होगी। यह अगर वर्ल्ड वार नहीं भी होती है तो एक ऐसी जंग में तब्दील होगी जो पूरी दुनिया की इकॉनमी को तबाह करेगी, और पूरी दुनिया का जो एक आप कह सकते हैं कि लीडरशिप सेंटर जो यूरोप और अमेरिका में है, उसके बदल के रशिया और चाइना की तरफ आने की उम्मीद है। बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि आने वाले साल 2 साल वर्ल्ड हिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। मुझे जितना समझ में आएगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और वो अपील भी करता रहूंगा कि अगर मुमकिन हो तो हमारी मदद कीजिए। लगातार अपडेट्स करना, लगातार चैनल को चलाए रखना अपने आप में एक चुनौती होता है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो शायद इस चुनौती का सामना हम ढंग से कर पाएंगे। बहुत आसान है, आप मुझे सीधे मदद कर सकते हैं। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सिर्फ 89 रुपीज की मेंबरशिप है। आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और बाकी लाइक सब्सक्राइब वगैरह करना तो आप जानते ही हैं, आप कर ही रहे हैं, कर ही सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं लगातार इस मुद्दे पर बात करता रहूंगा। साथ बने रहिए। आपका साथ मिलेगा तभी मैं कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकूंगा। बहुत शुक्रिया।